हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 1 नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले हम ज्योग्राफी की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार फिर से, जो आपने पिछले साल भी पढ़ी थी 11th क्लास में। द अर्थ एज अ होम ऑफ ह्यूमन बींग्स टू स्टडी ऑल एलिमेंट विच सस्टेन दैम। मीन्स ज्योग्राफी में क्या है, आपका जो घर है वो अर्थ है और आप अर्थ पे रहते हो, और जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हमें सस्टेन कर रहे हैं, हमें ज़िंदा रख रहे हैं, उन सब एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह रहे हैं इस अर्थ के ऊपर। फिर आपका है ज्योग्राफी के मेन दो पार्ट्स हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी। फिज़िकल ज्योग्राफी आपने 11th क्लास में पढ़ी हैं, उसकी भी 2 बुक्स थी। आपने पिछले साल पढ़ा था फिज़िकल ज्योग्राफी में माउंटेन, सॉइल, क्लाइमेट एक्सेट्रा से बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े थे हमने, जो फिज़िकल ज्योग्राफी से रिलेटेड थे, यानी नेचर से रिलेटेड थे। इस साल जैसे मैंने कहा आपको कि ह्यूमन ज्योग्राफी है 12th क्लास का सिलेबस, तो ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इसके जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं वो है पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी इसमें आप मानव की जनसंख्या, उनके संसाधन, उनके जो यातायात है, व्यापार है, वाणिज्य है, इन सब की स्टडीज़ करेंगे। अब ए डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो हमारा मेन फोकस है, जिस पे रिलेशनशिप बिटवीन द फिज़िकल नेचर एंड द ह्यूमन वर्ल्ड, यानी कि फिज़िकल नेचर और ह्यूमन वर्ल्ड, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, वही ह्यूमन ज्योग्राफी है। जैसे जहाँ पहाड़ हैं, उन पहाड़ों पे इंसानों ने अपने लिए किस तरह से जीवन के लिए, गुजारे के लिए क्या क्या चीज़ें की, कैसे खेत बनाए। आपको पता है पहाड़ों के खेत जो होते हैं वो टेरेस फार्मिंग जैसे होते हैं, सीढ़ीदार खेती जिससे हम कहते हैं। कैसे उन्होंने अपने आप को अपने नेचर के साथ एडजस्ट किया वहाँ पर। फिर है आपका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फेनोमिना, यानी कि जो भी ह्यूमन फेनोमिना है, चाहे पॉपुलेशन हो, उनकी डेंसिटी हो, माइग्रेशन हो, इनका ट्रेड हो, कॉमर्स हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्रीज़ हो, सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी, कोई भी एक्टिविटी हो, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा कहाँ कहाँ पर है। यानी कि किस रिलीजन या किस कास्ट या किस भाषा के बोलने वाले लोग कितने कितने कहाँ कहाँ, किसी भी चीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ह्यूमन से रिलेटेड, वो इसमें हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे देखें तो हम इसमें देखेंगे कि सभी जगह पर सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंस कैसा है। जैसे कि हाँ, कहीं का समाज किसी और तरह का होता है, कहीं की आर्थिक जो क्रियाएँ हैं, जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो डिफरेंट है। तो ये हमारा जो है इसमें मेन फोकस रहता है ह्यूमन ज्योग्राफी में। देखेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, यानी कि मानव का प्रकृतिकरण तथा प्रकृति का मानवीकरण। जैसे कि आप सबको पता है कि इंसान जो है उसने इन्वायरमेंट के साथ ही अपने आप को धीरे धीरे चेंज किया, इंटरेक्शन करते करते अपने आप में चेंजेस लाए। आप सबको पता है पहले आदि मानव होते थे, वो कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, और धीरे धीरे इंसान जो है बदल कर आजकल जो मॉडर्न ह्यूमन है वो किस तरह से बदल गया है। तो सेकंड पॉइंट भी यही कहता है कि इंसान ने धीरे धीरे नेचर के लॉ को समझना शुरू किया और धीरे धीरे जो है टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू कर दी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स मैंने दिए हुए हैं कि इंसान ने जब शुरू में आदि मानव ने 2 पत्थरों को रगड़ा और उससे देखा कि आग निकली, चिंगारी निकली और आग जली। सेकंड, जो हमारा सीक्रेट्स है डीएनए का और जेनेटिक्स का, उसको समझना शुरू किया और धीरे धीरे हमने कई बीमारियों पर अपना कंट्रोल कर लिया। थर्ड है हमारा लॉज ऑफ एरोडायनामिक्स, कि जो वायुयान है, जो चलते हैं, उड़ते हैं, जो उड़ते हैं फास्टर प्लेन्स, वो हमने धीरे धीरे इस लॉ से सीखे और नेचर को समझकर ही हमने जो है फास्टर प्लेन्स बनाने स्टार्ट किए। मेंटल डिटर्मिनिज्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। आप सब सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट में मैंने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्यों लिखा हुआ है। जैसे कि आपको पता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म मतलब पर्यावरणीय निश्चयवाद। जो हमने पिछला टॉपिक पढ़ा था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ये वही चीज़ है, बस इसको एक वाद के अंदर, एक विचारधारा के अंदर, एक इज़म के अंदर डालकर इसका नाम चेंज हो गया और वो बन गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, या हिंदी में कहेंगे हम पर्यावरणीय निश्चयवाद। यानी कि पर्यावरणीय निश्चय करता है कि इंसान को कैसी लाइफ जीनी है। तो फर्स्ट पॉइंट भी आपकी यही बात कहता है कि जो प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी वो नेचर के ही आगे झुकती थी, नेचर के ही फोर्स के हिसाब से अपने आप को चलाती थी। सेकंड पॉइंट कहता है कि उस समय टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ही लो थी, निम्न स्तर की तकनीकी विकास हुआ था उस समय।
तीसरा पॉइंट कहता है कि उस समय का जो मानव था, जो ह्यूमन था, वो नेचुरलाइज था, उसके ऊपर प्रकृति का पूरा पूरा प्रभाव देखा जा सकता था, उसके खान पान में, उसकी वेशभूषा में, उसके रहन सहन में, उसके घर में, मकान में, हर तरह से। चौथा पॉइंट कहता है हु लिसन टू नेचर अफ्रेड ऑफ इट्स फ्यूरी एंड वर्शिप्ड इट, यानी वो डरता भी था नेचर से, उसकी पूजा भी करता था और उसी की सुनता था। जिस तरह से आप लोग देखते हो कि जो हमारे आदिवासी लोग हैं, जो आज भी जंगलों में रहते हैं, वो नेचर को ही इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो सेम जो हमारे आदिवासी लोग हैं, वो इस इज़म पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है द फिजिकल इन्वायरमेंट फॉर सच सोसाइटी बिकम द मदर्स नेचर, यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट को ही अपनी माँ समझते हैं, यानी कि नेचर ही इनकी माँ है। जैसा नेचर कहता है ये उसके अनुसार ही चलते हैं और उसमें कोई भी छेड़खानी या बदलाव करने की कोशिश नहीं करते। लास्ट पॉइंट कहता है ह्यूमन इज पैसिव, नेचर इज एक्टिव, यानी कि जो मानव है उसका इसमें कोई रोल नहीं है, नेचर ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी का रोल है। अब है नेक्स्ट हमारा पॉसिबिलिज्म। जैसे मैंने कहा कि पहला हमारा था इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, तो सेकंड है पॉसिबिलिज्म। मैंने ब्रैकेट में यहाँ लिखा ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, और उसमें पहले लिखा था मैंने नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, यानी कि वहाँ पर नेचर इंपॉर्टेंट था और यहाँ पर ह्यूमन इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं जब पूछा जाता है एक्सप्लेन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर या एक्सप्लेन नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। तो आपके लिए हिंट ये है कि जो चीज़ पहले लिखी हुई है, यानी कि ह्यूमन इसमें पहले लिखा हुआ है और उसमें नेचर लिखा था पहले, यानी नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में नेचर पहले लिखा गया था और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर में ह्यूमन पहले लिखा है। तो उससे आपको हिंट मिल जाएगा कि इसमें ह्यूमन इम्पॉर्टेंट है और उसमें नेचर इम्पॉर्टेंट था। तो हम यहाँ फिर से डिस्कस करेंगे इसका जो अलग विचारधारा है, इसका नाम है पॉसिबिलिज्म और हिंदी में इसे कहते हैं संभववाद। तो फर्स्ट पॉइंट ये कहता है पीपल बिगेन टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड फोर्सेस ऑफ नेचर, यानी इस समय इंसान जो है धीरे धीरे अपने पर्यावरण को, अपने इन्वायरमेंट को समझना शुरू कर चुका था। इन्वायरमेंट में जो बल थे, जो फोर्सेस काम कर रही थी, जो नेचर को चलाती थी, उसको समझना शुरू कर दिया था। सेकंड पॉइंट कहता है ह्यूमन डेवलप बेटर एंड मोर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब जब इंसान ने समझना शुरू कर दिया नेचर को, इन्वायरमेंट को, अब धीरे धीरे इंसान ने अपनी जो टेक्नोलॉजी थी, उसकी जो तकनीकी थी, उसके अंदर और एफिशिएंट हो गया और बेटर डेवलपमेंट करने लग गया। थर्ड कह रहा है ह्यूमन मूव फ्रॉम अ स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। पहले इंसान को जो ज़रूरत चीज़ थी, जो नेचर से मिलता था, जो ज़रूरी था, वही वो नेचर से लेता था। अब वो चीज़ बदल गई, अब इंसान फ्रीडम की स्टेट में आ गया। वो स्वतंत्रता चाहता था, जो उसका मन करे वो चाहता था। जब उसका मन करे सुरंग बनाए, जहाँ उसका मन करे कि वो वहाँ पर सड़कें बनाए, बिल्डिंग्स बनाए, फ्लाईओवर्स बनाए, सब कुछ चेंज करना चाहता था वो। थर्ड पॉइंट कहता है क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद द रिसोर्स। अब इस समय इंसान ने जितने भी रिसोर्स नेचर में थे उनके साथ पॉसिबिलिटी क्रिएट करनी शुरू कर दी, उनको चेंज करना शुरू कर दिया, उनमें चेंजेस लाने शुरू कर दिए। यानी कि ज़मीन में खेती बाड़ी शुरू कर दी, ज़मीन में सड़कें बना दी, पटरियाँ बना दी, इस तरह से डैम, अलग अलग चीज़ों की जो कह लो उन्होंने डेवलपमेंट शुरू कर दी। फिफ्थ पॉइंट कहता है क्रिएट कल्चरल लैंडस्केप, सैटेलाइट पोर्ट्स, इरिगेशन, स्टेप फार्मिंग, डैम, एसी एक्सेट्रा, यानी कि नेचर को बहुत चेंज कर दिया। कल्चर में चेंज आ गई, सैटेलाइट आसमान में भेजे जाने लग गए, पोर्ट्स बनाए गए, इरिगेशन शुरू कर दी खेती बाड़ी में। नहीं तो पहले क्या होता था, पिछले वाले टॉपिक में आप जो थे एग्रीकल्चर पर, बारिश पर निर्भर रहते थे, वर्षा के पानी पर निर्भर रहते थे, पहाड़ों में खेती बाड़ी करना बहुत मुश्किल था। पर इस समय इंसान ने स्टेप फार्मिंग सीख ली, पानी नहीं होता था बरसातों के दिनों के अलावा, तो लोगों ने डैम बनाना सीख लिया। अब गर्मी लगती है, लोगों के पास एसी हैं, इस तरह के बहुत सारे चेंजेस करने शुरू कर दिए, क्योंकि इंसान के पास टेक्नोलॉजी भी आ गई थी और उसकी डेवलपमेंट भी अच्छी हो गई थी। नेचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्लोली नेचर गेट्स ह्यूमनाइज्ड। तो धीरे धीरे नेचर में पॉसिबिलिटीज़ खोजी जाने लग गई, अपॉर्चुनिटी खोजी जाने लग गई और धीरे धीरे जो है नेचर को इंसान ने बदलना शुरू कर दिया। ह्यूमन इज़ एक्टिव एंड नेचर इज़ पैसिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल ठीक पिछले वाले से बिल्कुल अपोजिट है। उसमें इम्पॉर्टेंट क्या था, नेचर था, और ह्यूमन ने इम्पॉर्टेंट नहीं था। पर इसमें ह्यूमन जो है वो एक्टिव हो गया और नेचर जो है वो पैसिव हो गया। हमारा थर्ड जो विचारधारा थी या इज़म था,
तो थर्ड है नियो डिटर्मिनिज्म, यानी कि नव निश्चयवाद जिसे हिंदी में कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, यानी रुको और जाओ निश्चयवाद। ये जो तीसरा जो आप कह सकते हो विचारधारा थी, जो इज्म था, ये जोग्राफर थे ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था इस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि आपने देखा जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म था वो इन्वायरमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था, जो पॉसिबिलिज्म था वो ह्यूमन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था। तो इस विचारधारा में या इस जो कॉन्सेप्ट में जो था, इसमें कहा कि एक मिडल पाथ निकालो, मध्य मार्ग निकालो, जिसमें ना ये इम्पॉर्टेंट रहेगा ना वो इम्पॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इसका सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो, लिखा है अ मिडल पाथ बिटवीन द टू आइडियाज ऑफ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, यानी जो हमारा नव निश्चयवाद है या रुको और जाओ सिद्धांत है, ये एक मिडल पाथ था। थर्ड पॉइंट कहता है ही टर्म्ड इट एज न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म। तो इसका नाम इन्होंने दोनों ही रख दिए, नव निश्चयवाद, यानी निश्चयवाद में प्रकृति को इम्पोर्टेंस दिया गया था, पर इसमें नव निश्चयवाद कर दिया, यानी कि प्रकृति इम्पोर्टेंट है बट मानव भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। पर इसमें साथ में इसका जो दूसरा नाम है इंग्लिश में वो है स्टॉप एंड गो, यानी रुको और जाओ। जैसे आप देखते हो कि जब चौराहे पे जाते हो, शहरों में जो सड़कें होती हैं, सड़कों के किनारे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, और ट्रैफिक लाइट की लाइटों से आप आइडिया लगाते हो कि कब रुकना है, कब रेडी रहना है और कब चलना है। तो जैसे रेड लाइट का मतलब आपको पता है स्टॉप होता है, एम्बर लाइट का मतलब होता है गेट सेट, और ग्रीन का मतलब होता है गो। तो सेम यहाँ पर भी नेचर भी आपको 3 बार हिंट देता है। जब फर्स्ट टाइम वो हिंट देता है तो मतलब कि रेड लाइट देता है तो रुक जाओ, मत करो छेड़खानी नेचर के साथ, जिसका नतीजा आज हम देख ही रहे हैं लॉकडाउन में कि हमारी वजह से हमने नेचर को इतना बर्बाद कर दिया था कि उसका नतीजा हमारे सामने है। और आप देखते हो न्यूज़ में कि आसमान साफ़ हो गए, जलंधर से धर्मशाला के पहाड़ दिखने लग गए, नदियाँ साफ़ हो गई, गंगा नदी का पानी इतना साफ़ हो गया जितना आज तक कभी नहीं था, हरी हरियाली हो गई, पेड़ हो गए, इतने सारे पशु पक्षी सड़कों पे आ गए। चंडीगढ़ में तो आप देख सकते हो कि कितने सारे एनिमल्स जो थे वो पिंजौर के पीछे जो जंगल है वहाँ से होते होते, या जो आसपास शिवालिक रेंज है वहाँ से होते हुए चंडीगढ़ शहर के अंदर भी आपने देखा कि इस तरह के एनिमल्स पाए गए थे। तो नेक्स्ट लाइट है आपकी जिसे हम कहते हैं संतरी रंग की लाइट। उसमें क्या होता है, आप तैयार रहते हो कि अब आपने रेडी रहना है जाने के लिए। तो सेम आपने भी, जब आपको इन्वायरमेंट ऑरेंज लाइट देता है, इसका मतलब कि अब आप रेडी रहो, और गो मीन्स ग्रीन लाइट, तो मतलब वो आप काम कर सकते हो। तो नेचर भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और इंसान भी यहाँ इम्पॉर्टेंट है, बट इंसान को यहाँ पर नेचर के साथ अपने आप को समझना होगा, नेचर को इम्पोर्टेंस देना होगा। हम नहीं कहते कि बिल्कुल ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दो, जैसा कि फर्स्ट में आपने देखा इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में, बट थोड़ा बहुत आप जो है नेचर में चेंज कर सकते हो, पर ज़्यादा करने से इसका नतीजा हमें भुगतना पड़ता है। लास्ट पॉइंट कहता है ह्यूमन बीइंग कैन कॉन्क्वर नेचर बाय ओबेइंग इट, यानी कि अगर आप नेचर पर अपना कंट्रोल चाहते हो, कब्जा चाहते हो, तो आपको उसकी आज्ञा का भी पालन करना पड़ेगा।